हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हिस्ट्री टीचर अरुण तिवारी एसपी शुक्ला एजुकेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं और ये जो चर्चा है आपकी एलटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग कर रहे हैं। तो मित्रों, आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे वो है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। उन्नीस सौ पांच। ठीक है मित्रों, ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज हम इस पर आपके साथ विस्तृत चर्चा करेंगे और ऐसी चर्चा करेंगे कि आगामी परीक्षाओं में आपके एक भी प्रश्न अगर इस टॉपिक से आ जाए तो फिर गलत ना हो। ठीक है, तो आइए चलिए सबसे पहले हम लोग बंगाल विभाजन 1905, यहां से आपके दो प्रश्न बिल्कुल मोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं। पहला, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो आप उत्तर करेंगे 1905 ईस्वी में। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि स्वदेशी आंदोलन आरंभ कब हुआ था, तो आप उत्तर करेंगे कि 1905 ईस्वी में। ठीक है, तो अब थोड़ा सा 1905 ईस्वी का बंगाल किसे कहा जाता था इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें। 1905 ईस्वी में बंगाल का मतलब क्या था, है ना? तो 1905 ईस्वी के बंगाल का मतलब है वर्तमान समय का बांग्लादेश। बांग्लादेश। दूसरी बात, वर्तमान समय का पश्चिम बंगाल। तीसरी बात, वर्तमान समय का झारखंड। चौथी बात, वर्तमान समय का बिहार। और पांचवा, वर्तमान समय का उड़ीसा। ये मिलाकर बंगाल होता था। ठीक है, और इसकी कुल पॉपुलेशन, अगर हम कुल जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या, है ना, ये बंगाल एक प्रेसिडेंसी था, तो बंगाल प्रेसिडेंसी की कुल संख्या लगभग 8 करोड़ थी। आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा राज्य हुआ करता था। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 1905 ईस्वी में मित्रों हम लोग ये देखेंगे 1905 ईस्वी में बंगाल में कौन कौन प्रमुख पदधारी थे। पदधारी, प्रमुख पदधारी उस समय कौन है? तो अगर पद धारण करने वालों में हम लोग थोड़ा सा भी चर्चा करें तो भाई पहला नाम तो हम लोग वायसराय का लेंगे। वायसराय, है ना? और वायसराय उस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन। तो ये उस समय भारत के वायसराय थे। ठीक है, अब यहां बंगाल का उप गवर्नर भी होता था। बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर
ये भी एक पद होता था उस समय। तो उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रोज फ्रेजर। बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम है, सर एंड्रोज फ्रेजर। एक तीसरा महत्वपूर्ण पद उस समय हुआ करता था, और वो जो तीसरा पद है वो है भारत सचिव। भारत सचिव। इन्हें गृह सचिव भी कहा जाता था, गृह सचिव भी कहा जाता था। यही इंडिया स्टेट सेक्रेटरी, भारत राज्य सचिव, ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक कैबिनेट मंत्री होता था और यही भारत संबंधी समस्त मामले देखता था। उस समय यह था एच रिजले। कौन था? एच रिजले। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अगर आपसे 3 प्रश्न बने कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायस राय कौन था, तो आप उत्तर क्या करेंगे? लॉर्ड कर्जन था। दूसरी बात, उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो सर एंड्रोज फ्रेजर था। और फिर तीसरा प्रश्न, उस समय भारत राज्य सचिव या गृह सचिव या भारत सचिव कौन थे, तो एच रिजले थे। इतनी बातें आपके क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आइए अगले बिंदु पर देखते हैं, है ना। अब देखो भैया, सवाल यह उठता है कि बंगाल विभाजन का कारण क्या था, है ना। बंगाल विभाजन का कारण, अगर हम देखें विभाजन का कारण, विभाजन का कारण, ठीक है। विभाजन का यदि हम कारण देखना चाहें तो इसके हम आपको 2 कारण बताते हैं। देखिए, एक है आधिकारिक घोषणा, है ना, आधिकारिक घोषणा। आधिकारिक घोषणा क्या कही गई, क्या बताया गया। दूसरी बात, दूसरा है वास्तविक कारण। तो वास्तविक घोषणा तो बताई गई थी प्रशासनिक असुविधा। क्या बताया था? प्रशासनिक असुविधा। इतना बड़ा राज्य है, प्रशासन चलाने में असुविधा होती है, इसलिए हम बंगाल राज्य को 2 हिस्सों में विभाजित करेंगे, ऐसा कारण दिया गया था। लेकिन वास्तविक कारण कुछ और था। दरअसल इसको पहले आप लोग थोड़ा सा चीजों को समझिए। क्या? दरअसल 1905 ईस्वी के अगर हम बंगाल की बात करें, है ना, तो पहली बात तो ये सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी, सबसे अधिक पॉपुलेशन थी, लगभग 8 करोड़। दूसरी बात, बंगालियों में उस समय राष्ट्रवाद की भावना पूर्णतः जागृत हो चुकी थी। दूसरी बात, आपको पता है कि भारत में सबसे पहले पाश्चात्य शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा, ये सब बंगाल में ही आरंभ हुई है। दूसरी बात, भारत में पुनर्जागरण का आरंभ भाई राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया, तो सबसे पहले बंगाल में ही आरंभ हुआ है ना। इसीलिए बंगालियों में शिक्षा का स्तर सर्वाधिक था। उनमें ब्रिटिश शासन के स्वरूप की अच्छी समझ थी। वो जानते थे कि ब्रिटेन भारत पर शासन क्यों कर रहा है, और वो ये भी अच्छी तरह जानते थे कि भारत पर जब तक ब्रिटिश शासन रहेगा तब तक भारतीयों का कल्याण हो ही नहीं सकता।
इस बात को बंगाली अच्छी तरह से समझ रहे थे। तो बंगालियों में राष्ट्रवाद की भावना काफी प्रबल थी। और दूसरी बात, बंगालियों में एकता कूट कूट कर भरी थी। अगर आप किसी से पूछते कि आप कौन, तो जानते हैं वो बाद में कहता कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, मुसलमान हूं, हिंदू हूं। वो कहता मैं बंगाली हूं। वो अपनी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने में मतलब उन्हें गर्व महसूस होता था, है ना। तो ये एकता। अच्छा, दूसरी बात, सर्वाधिक पढ़े लिखे अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता भाई यही बंगाली लोग थे। और उस समय सेवा में उन्हीं को लिया जाता था सरकारी नौकरियों में जिनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होता था। तो अब ये बंगाली लगभग संपूर्ण भारत में सरकारी सेवा दे रहे थे और पूरे भारत में राष्ट्रवादी गतिविधियों को संचालित कर रहे थे। ये बात अंग्रेज अच्छी तरह से समझ गए थे और उन्हें यह विश्वास हो गया था कि यदि भारत पर ब्रिटिश शासन को बनाए रखना है तो इस बंगाली एकता को खंडित करना है। तो मूल कारण था क्या? बंगाली एकता को खंडित करना, बंगाली एकता को खंडित करना, है ना। दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना। तीसरा, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना, है ना। चौथा, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फूट डालो और राज करो की नीति को लागू करना था। तो वास्तविक कारण ये सब थे। वो कैसे, वो कैसे हम कैसे कह सकते हैं कि ये कारण है? तो देखो भैया, आप घटनाक्रम को समझिए, घटनाक्रम को समझिए। देखिए, हम लोग घटनाक्रम पर पहले आते हैं। घटनाक्रम, है ना। देखिए, अभी हमने आपको एक नाम बताया था, एच रिजले। एच रिजले कौन थे? भारत राज्य सचिव थे। एच रिजले ने 1904 ईस्वी में ही, है ना, करजन से, यानी लॉर्ड करजन से, भारत के वायसराय, क्या कहा था? अविभाजित बंगाल एक शक्ति है, अविभाजित बंगाल एक शक्ति है। इसे तोड़े बिना ब्रिटिश शासन का कल्याण नहीं हो सकता। ये एच रिजले का कथन है। इसी योजना को लागू करने के लिए, है ना, इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। अब दूसरा घटनाक्रम देखिए। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया।
बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। अभी विभाजन हुआ नहीं है। देखिए, इस डेट को आपको याद रखना होगा कि वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को यह घोषणा किया कि प्रशासनिक असुविधा के कारण बंगाल राज्य को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया जाएगा। अब आगे देखिए, अब जब हम भारत के लोगों को इनका वास्तविक मंतव्य पता चल गया है ना, तो एक बड़े विद्वान थे कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र है ना, कृष्ण कुमार मित्र की एक पत्रिका थी संजीवनी। कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में यह सुझाव दिया है ना, सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया कि अगर बंगाल विभाजन को रोकवाना है ना, तो हमें स्वदेशी तथा बहिष्कार स्वदेशी तथा बहिष्कार को अपनाना होगा। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यह सुझाव दिया कि स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाना चाहिए, तो सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में यह सुझाव दिया था। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि चौथा क्रम क्या है। ठीक है, अब इसी बात का अनुसरण करते हुए यह घटना है 7 अगस्त 1905 ईस्वी। 7 अगस्त 1905 ईस्वी है ना। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को क्या हुआ कि इस बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध में है ना, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया और इस जनसभा का इसका नेतृत्व यशयन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। ठीक है, यह जनसभा बंगाल विभाजन की घोषणा को वापस लेने के लिए बुलाई गई थी कि हम सरकार पर दबाव डालेंगे कि वो अपने बंगाल विभाजन की योजना को रद्द करे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया और उसमें लाखों की भीड़ एकत्र हुई। और जानते हैं भीड़ का नारा क्या था? क्या नारा था? थोड़ा सा पेन चेंज कर दें। नारा, भीड़ ने नारा क्या दिया? बनर्जी तुम झुकना नहीं, बनर्जी तुम झुकना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं।
हम तुम्हारे साथ हैं। अब जब ऐसा आपको सपोर्ट प्राप्त होगा तो आप झुकोगे क्यों? फिर इसी अवसर पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में एक प्रस्ताव पारित किया गया और क्या कहा गया कि जब तक सरकार अपने इस निर्णय को यानी बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस नहीं लेती तब तक हम अभी इसी समय से क्या स्वदेशी तथा बहिष्कार, स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का आरंभ कर दिया। अब देखिए, अभी बंगाल विभाजन हुआ नहीं है, सिर्फ घोषणा हुई है और स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन आरंभ कर दिया। स्वदेशी का मतलब हम स्वदेशी वस्तुओं का, व्यवस्था का उपयोग करेंगे और विदेशी वस्तुओं तथा विदेशी व्यवस्था का बहिष्कार करेंगे। बातें आप समझ रहे होंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस आंदोलन से सरकार पर इतना प्रभाव पड़ा कि सरकार ने अपना निर्णय बदल दिया? नहीं। अगला घटनाक्रम आप देखिए, है ना, पांचवां घटनाक्रम, और ये दिन है 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। इसी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को विभाजन लागू, विभाजन लागू, यानी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से बंगाल राज्य दो हिस्सों में बंट गया। एक पश्चिमी बंगाल और दूसरा पूर्वी बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल। अब देखिए, ये जो पश्चिम बंगाल था, ठीक, इसका जो मुख्यालय बनाया गया था ये कोलकाता को बनाया गया था और जो पूर्वी बंगाल है इसका मुख्यालय ढाका को बनाया गया था। ठीक है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, अगर तुलनात्मक रूप से क्षेत्रफल, तो ये पश्चिम बंगाल की अपेक्षा अधिक, पूर्वी बंगाल की अपेक्षा अधिक था। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या भी पूर्वी बंगाल की अपेक्षा अधिक थी। अगर हम यहां हिंदू की बात करें तो यहां हिंदू बहुसंख्यक थे और मुसलमान अल्पसंख्यक थे। ये अंडरस्टूड है। अगर पूर्वी बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की अपेक्षा इसका क्षेत्रफल कम था, जनसंख्या ये भी अपेक्षाकृत कम थी, है ना। यहां मुसलमान बहुसंख्यक थे और हिंदू स्वाभाविक है अल्पसंख्यक थे। इतनी बातें शायद आपके समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आइए चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब
यहां के उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये भी आपको जानना चाहिए। पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे बनाया गया था? तो उनका नाम है बोमफील्ड फुलर। तो ये फुलर नाम याद रखिएगा, बोमफील्ड फुलर, ये वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए आगे घटनाक्रम क्या होता है। अब यह विभाजन लागू हो गया। जब विभाजन लागू हो गया तो इसके खिलाफ स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन तीव्र हो गया। अब सबसे पहले हम लोग इसे तीव्र होने से पहले एक बात और अच्छे से जान लें कि विभाजन के दिन को, जो विभाजन का दिन था, विभाजन के दिन को, है ना, यानी विभाजन का दिन था 16 अक्टूबर 1905। तो विभाजन के दिन को बंगाल के लोगों ने, है ना, बंगाल के लोगों ने शोक दिवस के रूप में मनाया। शोक दिवस के रूप में मनाया, है ना। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर, रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया। राखी दिवस, है ना। तो ये राखी दिवस क्या किया गया था? बंगालियों ने बंगाली एकता को प्रदर्शित करने के लिए एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधी थी। इन्हीं रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे काला दिवस के रूप में भी मनाया था। काला दिवस के रूप में भी रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे मनाया था। यह भी आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। इस बंगाल विभाजन के दिन बंगाल के लोगों ने उपवास रखा। क्या किया? उपवास रखा। घरों में चूल्हे नहीं जले, चूल्हे नहीं जले, है ना। लोगों ने गंगा स्नान किया, एक दूसरे के साथ एकता प्रदर्शित करने का प्रयास किया, मातम किया, यह बताने का प्रयास किया कि इस निर्णय से हम लोग बहुत दुखी हैं। फिर भी सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इसी का परिणाम रहा कि स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन तीव्र हो गया। अब यह तीव्रता कैसी थी ये आप देखें। स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की तीव्रता कैसी थी इसे आप लोग देखें। तीव्रता, है ना। अब हम आपको तीव्रता के बारे में बताएं कि इसी स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन के दौरान पहली बार महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि वह प्रथम आंदोलन कौन सा था जिसमें महिलाएं भी शामिल हुई। दूसरी बात,
इसी आंदोलन के समय पहली बार, है ना, वंदे मातरम, वंदे मातरम आंदोलनकारियों का मुख्य नारा बना था। आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान मुख्य नारा बना। एक बात और, इसी आंदोलन के दौरान काली घाट के धोबियों ने, काली घाट के धोबियों ने विदेशी कपड़े धुलने से इनकार कर दिया था, धुलने से इनकार। जानते हैं, महिलाओं ने, है ना, विदेशी चूड़ी और घरों के बर्तन जो विदेशी थे उनका प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, अन्य विदेशी सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं यार, देखो मंदिरों के पुजारी, मंदिरों के पुजारी, है ना, बड़े लालची माने जाते हैं, लोभी माने जाते हैं ना। मंदिरों के पुजारियों ने विदेशी चीनी से बने हुए प्रसाद का भगवान को भोग लगाने से इनकार कर दिया था, भोग लगाने से भी इनकार कर दिया था। कहने का आशय यह है कि स्वदेशी को अपनाने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का बड़ा तीव्र आंदोलन पूरे बंगाल में बड़ी जल्दी ही फैल गया था। ठीक है, और बंगाल के लोगों ने, देखिए, माध्यम क्या अपनाया गया, माध्यम, आंदोलन का माध्यम, है ना। तो देखिए, मेले, महोत्सव, है ना, लोकगीत, लोकनाट्य, है ना, ठीक है, इन सब के माध्यम से कविताएं, कहानियां, है ना, इन सब के माध्यम से आंदोलन को तीव्रता प्रदान की गई। और ये जानते हैं, ये आंदोलन सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं था। अच्छा, जानते हैं, इसी समय पर काली पूजा का आरंभ, काली पूजा का आरंभ, काली पूजा का आरंभ, यानी एक जुनून के तौर पर इसी समय पर अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, इन लोगों के प्रयासों से बंगाल में काली पूजा का आरंभ हुआ था। ठीक है, तो इसी स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन के दौरान एक बात और आपको बताएं, ये स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का थोड़ा सा हम लोग ये देख लें कि प्रसार कहां कहां तक था, है ना, आंदोलन का प्रसार थोड़ा सा देख लें, आंदोलन का प्रसार। तो आंदोलन का अगर हम प्रसार देखें तो ये लगभग उत्तर भारत में, अगर हम देखना चाहें, उत्तर भारत में, है ना, उत्तर भारत में बंगाल से लेकर रावलपिंडी तक, रावलपिंडी तक ये आंदोलन फैला था।
ठीक। अगर हम स्टेट वाइज थोड़ा सा ये देखना चाहें, ये भी प्रश्न बनता है कि कहां किसने नेतृत्व किया था। अगर हम स्टेट वाइज थोड़ा सा देखें, महाराष्ट्र में यदि हम बात करें, महाराष्ट्र में यहां से भी प्रश्न आता है, तो महाराष्ट्र में आंदोलन का नेतृत्व तो लाला लाजपत राय ने किया था। किसने? सॉरी, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब है ना, तो पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया था। लाला लाजपत राय ने किया था, ठीक है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो हैदर रजा खां ने किया था। हैदर रजा खां ने किया था। अगर हम थोड़ा सा अपने उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश में तो यहां स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। किसने? स्वामी श्रद्धानंद ने, है ना। एक स्टेट और हम थोड़ा सा चेन्नई की बात कर लें, मद्रास में, मद्रास में आंदोलन का नेतृत्व चिदंबरम पिल्लई ने किया था। चिदंबरम पिल्लई ने किया था। तो ये आंदोलन का नेतृत्व मतलब लगभग संपूर्ण भारत में यह आंदोलन फैला था। इसी का प्रभाव रहा इसी का प्रभाव रहा कि अंततः सरकार ने मामले की जांच के लिए कि यानी कि इस आंदोलन से कैसे मुक्ति मिले, मामले की जांच के लिए सरकार ने अरुंडेल कमेटी का गठन किया था। अरुंडेल कमेटी, है ना। इस अरुंडेल कमेटी को यह सुझाव देना था कि कैसे आंदोलन से मुक्ति मिले, स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन। अच्छा, एक बात और आपको बताएं, ये स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन जब तीव्र गति से फैला था तो बंगाल में जो छात्र वर्ग था, बंगाल का जो छात्र था, बंगाल के छात्र पूरी तरह से आंदोलन में कूद पड़े थे। बंगाल के छात्र पूरी तरह से आंदोलन में शामिल हो गए थे। अब उस समय यहां के जो सचिव थे बंगाल के, उनका नाम था कार्लाइल। कार्लाइल, है ना। कार्लाइल ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों को, कलेक्टर्स को एक सर्कुलर जारी किया था, परिपत्र जारी किया था, जिसे कार्लाइल सर्कुलर कहा जाता है ना। कार्लाइल सर्कुलर। कार्लाइल सर्कुलर में एक धमकी दी गई थी। क्या धमकी दी गई थी? कि जो विद्यालय का प्रबंध तंत्र है, प्रबंधन मैनेजमेंट, इस बात का ध्यान रखे कि बच्चे राजनीतिक गतिविधियों में शामिल ना होने पाए, नहीं तो उनके स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी और उन्हें जो हम ग्रांट देते हैं, अनुदान, बंद कर दिया जाएगा। जानते हैं, उसके बावजूद भी तमाम छात्रों को स्कूल से बाहर निकाला जा रहा था। एंटी कार्लाइल सोसाइटी, एंटी कार्लाइल सोसाइटी का गठन किया गया। एंटी कार्लाइल सोसाइटी का, जानते हैं एंटी कार्लाइल सोसाइटी का मुख्य कार्य क्या था? कि छात्रों को वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करना। कई राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए, है ना, और उन राष्ट्रीय विद्यालयों में छात्रों को प्रवेश वगैरह दिया गया। जानते हैं, इस आंदोलन के दौरान कई मित्रों ने कई महत्वपूर्ण रचनाएं भी की। जैसे अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध गीत
आमार सोनार बांग्ला की रचना किया था। आमार सोनार बांग्ला की रचना किया था और यही वर्तमान समय में बांग्लादेश का वो राष्ट्रीय गान है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एकला चलो रे, एकला चलो रे, है ना, एकला चलो रे का नारा इसी समय पर दिया था, है ना। अन्य अनेक विद्वान, कहने का मतलब स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन को जो प्रबुद्ध वर्ग था, पढ़े लिखे वर्गों का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ था, है ना। इस दौरान भारत में कई शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए, शिक्षा परिषद का गठन किया गया, है ना, कई केमिकल फैक्ट्रीज स्थापित की, छोटे छोटे उद्योग कारखाने स्थापित किए गए और फिर सरकार सत्ते में आ गई थी और मामले की जांच के लिए अरुणडेल कमेटी का गठन किया था और अरुणडेल कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए अंत में सरकार ने क्या किया, दिसंबर 1911 ईस्वी में, है ना, दिसंबर 1911 ईस्वी में विभाजन को रद्द कर दिया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, है ना। तो ये मित्रों कुछ आप लोगों को इस पर सामान्य जानकारी हमने प्रदान किया। इससे आगे की जो जानकारी है उसको हम आपको अगली क्लास में शेयर करेंगे। जितना हमने करवाया है इस पर हम थोड़ा सा आप लोगों को यह बताना चाहते हैं। देखिए, प्रश्न कैसे बनते हैं विगत परीक्षाओं में, इनसे जुड़े हुए प्रश्न कैसे आए हैं उसको थोड़ा सा आप लोग देखिए। जैसे देखिए, ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप इस प्रश्न को देख रहे होंगे। प्रश्न क्या है, बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 15 अगस्त 1905 ईस्वी, 16 सितंबर 1905 ईस्वी, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी, 16 नवंबर 1905 ईस्वी, है ना। तो आपको पता है कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ था, ये तो आप सब जानेंगे। तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, आगे भी आप प्रश्न देखें। जैसे बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? अभी हमने जस्ट आप लोगों को पढ़ाया था ना कि बंगाल का उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। अभी तो हमने आपको बताया था सर एंड्रयूज फ्रेजर। कौन थे उस समय? सर एंड्रयूज फ्रेजर। तो ये हमने आप लोगों को बताया था, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को, है ना, वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? तो जस्ट अभी हमने आपको बताया था कि स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन वह पहला आंदोलन है जिसमें महिलाएं खुलकर सामने आई, महिलाएं भी शामिल हुई और वंदे मातरम आंदोलनकारियों का मुख्य नारा बना। तो ये आपका विकल्प सही है। बातें समझ में आई? चलिए, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? तो आपको पता है कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के रूप में यह अपनाया गया था, है ना। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन जुड़े थे। जिस समय भारत में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चल रहा था उस समय ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन भारत में मौजूद था और वो स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का विस्तार से वर्णन करता है। बातें समझ में आई? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो देखिए, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी, आर्यन टैगोर, बी.जी. तिलक, इसमें से रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे।
उनका मानना था कि यह सब करने की जरूरत नहीं है, दोनों के मध्य एक बेहतर संबंध स्थापित होना चाहिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेना चाहिए। आइए, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जस्ट अभी हमने आप लोगों को बताया था कि कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में, किसमें? अपनी पत्रिका संजीवनी में पहली बार विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने का सुझाव दिया था। इसी सुझाव को मानते हुए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन आरंभ किया था, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व तो हमने आपको स्पष्ट रूप से अभी बताया कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, क्योंकि भीड़ ने क्या नारा दिया था? बनर्जी तुम झुकना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। क्लियर हो गया ना? आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन में का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो जस्ट अभी हमने आपको बताया था कि बाल गंगाधर तिलक ने तो भैया महाराष्ट्र में आंदोलन का नेतृत्व किया था, महाराष्ट्र में, है ना। अजीत सिंह ने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर इन्होंने पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व किया था, है ना। लाला लाजपत राय ने भी पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व किया था। यही सैयद हैदर रजा खान ने, अभी हमने आपको नाम बताया था, इन्होंने दिल्ली में आंदोलन का नेतृत्व किया था। अन्य स्थानों पर भी किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था, यह भी हमने आपको बताया है। बातें समझ में आ रही होंगी ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वर्गों में कौन वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? दरअसल देखिए, ये जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन था, देखिए इसमें महिलाएं तो खुलकर शामिल हुई, है ना, बुद्धिजीवी वर्ग खुलकर शामिल हुआ, लेकिन जानते हैं जो कृषक समुदाय था और मुस्लिम वर्ग ये सामान्यतः इस आंदोलन से अलग रहा, इस पर कोई खास इसका प्रभाव नहीं पड़ा। तो विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। बातें समझ में आए? तो मित्रों, इसी प्रकार के प्रश्न आपके ऐसे टॉपिक से बनते हैं। आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं कि आपका यह चैनल, है ना, ईएलटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी विषयों के नया बैच आरंभ कर चुका है। तो आप सब हमारी संस्था के कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करें और अविलंब इसका लाभ उठाकर अपना एडमिशन सुनिश्चित करें। तो मित्रों, इसी के साथ आज की इस क्लास को मैं विराम देता हूं। कल फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।